नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास कर रहे हैं बजट की। और बजट में भी जो मूल बजट होते हैं और मूल शब्द होते हैं उनको समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे। जो बजट हमारा पेश होता है हर साल उसको समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। वो डेटा जो लेटेस्ट आते हैं वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं एक क्लास में, और इसके बाद जो लेटेस्ट डेटा आते रहेंगे वो हम लोग देखते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं सिर्फ समझने की, बजट का जो भी मूल बजट होते हैं, मूल शब्द होते हैं वो समझने की, है ना। इससे पहले जो भी इकोनॉमिक्स की क्लास हो चुकी हैं वो आप लोगों ने आई होप कर ली होगी, और नहीं भी की हो तो कर लेना उनको, क्योंकि वो जरूरी है ना। अब देखते हैं आर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट मैंने पीवाईक्यू से भी कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है सीधा कि जो बजट है वो बजट किस चीज़ को पेश करता है, तो वो चमड़े के थैले से लिया गया है ना। बजट जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है चमड़े के थैले से। और किस भाषा से लिया गया है ये, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है ना। भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको कहा जाता है बिल्सन को। 1860 में इन्होंने बजट सबसे पहले पेश किया था यहाँ पर। तो भारत में जो बजट का जनक कहा जाता है वो बिल्सन को कहा जाता है, ठीक है। फिर एक बात आती है कि रेल बजट जो हुआ था अलग, वो उसको पेश करने वाली सबसे पहली समिति कौन सी थी। और ये समिति वाला क्वेश्चन आपका आर में पूछा जा चुका है पहले ही, है ना। और एक बार पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर आप लोग स्टार लगाकर याद रखिए। एक्वर्थ समिति जो है ना 1925 में ये बनी थी। तो इन्होंने जो है रेल बजट को अलग से पेश किया था एक बार, ठीक है। फिर बात करते हैं कि भैया स्वतंत्र भारत, जो स्वतंत्र भारत हुआ 1947 के बाद, उसमें पहला बजट किसने पेश किया, तो वो किया है आर के षणमुखम शेट्टी ने, ठीक। फिर बात करते हैं गणतंत्र भारत की, जो 1951 के बाद जो पहला बजट पेश किया वो किसने किया, जॉन मथाई ने। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ना लास्ट के, ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी परीक्षा में, या तो पीसीएस में या फिर आर में, क्योंकि ये पीवाईक्यू से ही निकाला गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पहली जो महिला थी बजट पेश करने वाली वो कौन थी। तो पहली महिला कौन थी सबसे पहली, तो वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन अभी और बनता है लेटेस्ट में कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला कौन सी है। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली महिला, है ना। तो कौन सी हो गई है ये, अभी अपनी निर्मला सीतारमण, है ना। जो निर्मला ताई है इन्होंने सबसे ज़्यादा बार अभी कर दिया है बजट पेश, ठीक। अब ये तो थे ऐसे क्वेश्चन जो कि हमसे पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, या फिर पूछने की संभावना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो बजट होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। शून्य आधारित जो बजट होता है हमारा, वो क्या होता है यहाँ पर कि सभी जो व्यय होते हैं उनको एक ऐसा टाइम आता है कि उनको सभी व्यय, मतलब जितने भी खर्चे आपके हो रहे हैं उन खर्चों को मान लिया जाएगा, है ना, उचित मान लिया जाएगा। ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए आपातकाल लगा हुआ हो और उस समय कितने खर्चे हो रहे हैं किस विभाग में, तो उनको सबको उचित मान लिया जाता है जल्दबाजी के तौर पे, और उन खर्चों को सबको शून्य कर दिया जाएगा, है ना। खर्चों को शून्य मान लिया जाता है, तो इसको कहते हैं जीरो बेस्ड बजट, है ना। जैसे मान लीजिए आपातकाल लग गया तो उस समय ज़्यादा चर्चा करने की तो समय होता नहीं है, तो उस समय ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि सभी खर्चों को एक साथ शून्य मानकर उचित ठहरा दिया जाएगा, है ना, और उनको मान लिया जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या, जीरो बेस्ड बजट। अब बात करते हैं जेंडर बजट। तो जेंडर बजट क्या रहेगा भैया, जो विकास चल रहा है, जो बजट बनाया जा रहा है, तो उसमें ये देखा जाता है कि विकास में जो लाभ मिल रहा है वो पुरुषों और महिलाओं के लिए समान है कि नहीं है। तो जो लाभ मिल रहा है वो समान है ना। उसमें उतनी ही भागीदारी महिलाओं की भी है और उतनी ही भागीदारी पुरुषों की है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कम भागीदारी नहीं मानी जाएगी। तो इसको कहते हैं जेंडर बजट, ठीक है। इसकी भाषा पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर भाषा को पढ़ोगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना। क्योंकि एक ऐसे टर्म्स पकड़िए जिनसे हमें ये चीज़ें लंबी समय तक जो है याद रह सकें, ठीक है। फिर आता है एक बैलेंस बजट। बैलेंस बजट क्या होता है, संतुलित बजट। अब देखिए बात मतलब शब्द में ही इसके में दिख रहा है, संतुलित बजट की बात हो रही है। तो जो आपका प्राप्तियां है ना, प्राप्तियां जितनी हो उतनी ही आपकी बजट में व्यय हो, है ना। तो ये व्यय और प्राप्तियां बराबर हो, मान लीजिए प्राप्तियां भी आपकी 100 है और व्यय भी 100 है, तो ना तो आपको कोई घाटा हुआ, है ना, और ना ही कोई आपके पास अधिशेष बचा, है ना। मतलब अधिशेष मतलब जो बाद में लास्ट में शेष बच जाता है आपके पास, तो ना तो कोई घाटा हुआ और ना ही कोई अधिशेष बचा। तो इसी को कहते हैं संतुलन, है ना। बराबर बराबर चीज़ें हो गई, जहाँ पर बराबर की बात हो जाए तो संतुलन की बात हो गई, है ना। तो ये हो जाता है आपका संतुलित बजट, ठीक। फिर बात होती है यहाँ पर आपके आउटकम बजट की, परिमाण बजट। तो परिमाण बजट क्या होता है कि कम में ज़्यादा चीज़ों को करवाया जा सके। जैसे मान लीजिए सड़क परिवहन है ना, जिसके अभी गडकरी जी मंत्री जी हैं, है ना।
तो जो सड़क परिवहन है इसके पास बजट जो था वो मान लीजिए 3 लाख करोड़ का है अभी, है ना। और जो कार्य इसके चल रहे हैं वो चल रहे हैं 15 लाख करोड़ के, है ना। तो ये हो गया आपका परिणाम बजट। ठीक है, अब कैसे पॉसिबल है ये, जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेस वे बना है ना। तो एक्सप्रेस वे के पास में जो पेट्रोल पंप होते हैं, या जो आप लोग गए होंगे, मान लीजिए यही यमुना एक्सप्रेस वे है ना। तो यमुना एक्सप्रेस वे के एग्जांपल के तौर पे देखे जा सकते हैं। तो उस पर एडवर्टाइजमेंट भी होता है, होर्डिंग्स वगैरह लगी रहती हैं, तो गवर्नमेंट उसका पैसा लेती है ना। और जैसे पास में कोई एक्सप्रेस वे है, वहीं पर पास में पेट्रोल पंप है, तो उसका भी पैसा गवर्नमेंट लेगी। पास में ही दुकान रखवाई गई है, कोई खाने पीने की जगह रखवाई गई है ना। तो वहाँ पर भी आपका पैसा लिया जाएगा। जैसे यहाँ से आप लोग यमुना एक्सप्रेस वे से जाते होंगे, तो आपको पहले ही जाते हुए ये जो जेवर जगह आती है ना, तो जेवर में आपको मिल जाता है, वहाँ पर एक टोल बना हुआ है। टोल के किनारे पे दोनों साइड आपको पेट्रोल पंप भी मिलेंगे, और बगल में ही फिर मिलेगा वहाँ पर दुकानें, है ना, खाने पीने की चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से भी तो पैसा मिलता है। वही सेम हालत हो जाती है आपकी एनएच पर, मतलब नेशनल हाईवे पर। तो जो 3 लाख करोड़ का बजट है ना, उससे गडकरी जी ने 15 लाख करोड़ का काम करवा लिया है। तो ये हो गया हमारा क्या, आउटकम बजट, है ना। कम संसाधनों में ज़्यादा कार्य, है ना। फिर आप बात करते हैं अधिशेष बजट की। तो अधिशेष बजट क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्राप्तियाँ बहुत ज़्यादा हो, मतलब रिसिप्ट ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो। जैसे कैसा, मान लीजिए कि रिसिप्ट जो है ना, तो रिसिप्ट है 150, है ना। और जो एक्सपेंडिचर है वो है 100। तो कितना बचा है यहाँ पर, 50, है ना। तो जो 50 ये बचा है, इसी को कह देंगे हम लोग क्या, अधिशेष बजट, है ना। मतलब आपकी जिस विभाग के लिए भी बनाया गया है ये, तो उसमें आपकी रिसिप्ट प्राप्तियाँ ज़्यादा हो गई और व्यय जो है एक्सपेंडिचर कम हुआ। तो जो पैसा हमारा बचा है उसी को हम लोग कहते हैं अधिशेष बजट। ठीक, तो हम लोगों ने कौन कौन से बजट देखे हैं यहाँ पर, जीरो बेस्ड बजट आपको समझ में आ ही गया होगा, जेंडर बजट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बैलेंस बजट भी समझ में आ गया, ना तो कोई घाटा हुआ और ना ही कोई अधिशेष बचा, तो इसको कहते हैं बैलेंस बजट। उसके बाद आउटकम बजट, कम सोर्स में ज़्यादा काम। ठीक, अधिशेष बजट मतलब रिसिप्ट जो है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गया हमारे बजट के प्रकार। अब बात करते हैं कि भैया बजट से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अनुच्छेद से। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या लिखा है, सब लोग इसी को मानते हैं कि बजट इसमें लिखा है, तो बजट इसमें नहीं लिखा है, इसमें लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कभी भी बजट कहीं भी किसी भी संविधान में हमारे किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि बजट है ये, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में, तो ये याद रखना है। फिर इससे ही रिलेटिव है एक अनुच्छेद 113, इसमें क्या लिखा है, प्राक्कलन मतलब अनुमान लगाने की प्रक्रिया दी गई है 113 में, और 114 में विनियोग, ये तीन दोनों याद रखने हैं। और फिर ये अनुदान अनुच्छेद जो 115 है, ये भी आपको याद रखना है, अतिरिक्त अनुदान। जैसे मान लीजिए क्या होता है, जैसे अभी इस बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, है ना। तो लोकसभा का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर होता है चुनाव का टाइम, है ना। तो लोकसभा टाइम खत्म होने के बाद और चुनाव के बीच में जो टाइम पीरियड बचा, उसमें भी तो कुछ ना कुछ बजट चाहिए पड़ेगा ना। तो उस बीच में जो बजट पेश किया जाता है उसी को कहते हैं अतिरिक्त अनुदान, है ना। अतिरिक्त अनुदान के तौर पर उसको देखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 115 में। तो आपको यहाँ पर दो आर्टिकल याद रखना है जरूर, एक तो 115 और एक यहाँ पर 112, वार्षिक वित्तीय विवरण और अतिरिक्त अनुदान। ठीक, अब ये आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं यहाँ से पब्लिक फाइनेंस, जो पीएफ है हमारे, वो कौन से होते हैं, लोक राजस्व। ठीक है, तो तो देख, तो इनको दो प्रकार से बांटा जाता है, कौन कौन से में, पब्लिक प्राप्तियाँ, सार्वजनिक प्राप्तियाँ और सार्वजनिक व्यय। ठीक, पब्लिक रिसिप्ट और पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हमें क्या क्या याद रख ले रहे हैं शॉर्ट में, इसको PR और PE। ठीक है, ये दोनों कहीं भी ये बात होगी सार्वजनिक प्राप्तियों की और सार्वजनिक व्यय की, तो PR और PE हम लोग लिख लेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भैया PR की। तो पब्लिक रिसिप्ट जो है वो कितने प्रकार की बांटी गई हैं यहाँ पर, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, तो यहाँ पर RR और CR, इसको ये लिख लेंगे हम लोग, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। चलो तो अब बात कर लेते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं कि रिसिप्ट जो होती है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये क्या होती है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है, हम लोग इसकी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक, देखिए जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, सरकार इनको लौटाती नहीं है, इतना ही याद रखना है हमें। और जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसको लौटाती है। अब बात करते हैं लौटाती नहीं है, इसका क्या मतलब है ना। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट में ऐसा क्या है कि जो सरकार लौटाती नहीं है। तो जो भी
गवर्नमेंट यहाँ पर प्रॉफिट कमाती है किसी चीज़ में, तो वो गवर्नमेंट किसी को लौटाती नहीं है, ठीक है। टैक्स वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, लेकिन टैक्स जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर कमा रही है वो भी लौटाती नहीं है। एक फ़ीस, जैसे मान लीजिए आप लोग डीएल बनवाने जाते होंगे, है ना, तो डीएल आपने बनवाया, या मान लीजिए कोई भी आप चीज़ बनवा रहे हो, तो उसमें आप एक फ़ी करते होगे, है ना, फ़ी देते होगे, है ना। तो वो फ़ी क्या आपको वापस मिलती है? नहीं मिलती है, ये गवर्नमेंट के पास ही चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आ जाती है रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक, इतना याद हो गया। अब देख लेते हैं भैया, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है वो क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? सरकार को लौटानी पड़ती है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे बैंक हो गया, एलआईसी हो गया और बॉन्ड हो गया। अब मान लीजिए किसी के पास 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया में से वो उसने कहा कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है और बैंक में उसने जमा कर दिया। यहाँ भी मान लीजिए 200 रुपया है, एलआईसी में जमा कर दिया। यहाँ पे 50 रुपया है, 50 रुपया के बॉन्ड खरीद लिए। अब जो भी इंसान चाहेगा ना, जब भी, तो भले ही ये गवर्नमेंट के पास जमा हो चुके एक तरीके से देखा जाए बैंक में, एलआईसी और बॉन्ड के तौर पर, लेकिन ये क्या रहेंगी? ये कैपिटल रिसिप्ट ही कहलाएंगी, क्योंकि ये जब भी ये वापस चाहेंगे तब ले सकते हैं, है ना। तो इसको सरकार को लौटाना पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट लौटाती है या नहीं लौटाती है, तो भैया बिल्कुल नहीं लौटाती है। लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट है वो गवर्नमेंट लौटाती है कि नहीं? बिल्कुल लौटाती है। तो ये चीज़ें आपको सीधी सीधी समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर? पब्लिक रिसिप्ट। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर में क्या आता है, ठीक है। तो इसमें भी राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो राजस्व व्यय कम होता है हमेशा, ध्यान रखना, और पूंजीगत व्यय जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर भी याद रखना है। क्या होता है? राजस्व व्यय हमारा कम होता है और पूंजीगत व्यय जो होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है कम, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो होता है अधिक, ठीक है। इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं राजस्व व्यय कहाँ पर किया जाता है, ठीक। तो जो राजस्व व्यय है तो वो किया जाता है, जैसे मान लीजिए नेपाल में अभी भूकंप आया था, है ना। तो भूकंप में जो मदद हमारी इंडिया देगी, तो वो किससे, कौन से चीज़ से देगी? वो देगी रेवेन्यू रिसिप्ट से। जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसिप्ट थी वहाँ से फिर एक्सपेंडिचर में वो बदल जाएगा, तो राजस्व व्यय में आएगा ये, ठीक। श्रीलंका में भुखमरी हो गई थी, तो वहाँ से भी हमारी इंडिया ने मदद दी थी, तो वो किस में चली जाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, है ना। और जो भी देश है, मैं मान लीजिए यूक्रेन में भी अभी चला था, तो यूक्रेन में भी यहाँ पर कुछ हम लोगों ने जो अस्पताल के तौर पर मदद की है, तो वो भी कहाँ से जाएगा आपका? यहाँ पर जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उससे क्या खर्चा होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से, कैपिटल एक्सपेंडिचर से होता है जो देश में कोई भी चीज़ें बन रही हैं, जैसे एक्सप्रेस वे, है ना, एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे या एनएच बनाए जाएंगे, तो ये बनाए जाएंगे किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर से, है ना। और बिल्डिंग कोई बड़ी बन रही हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से बनाई जाएगी, ठीक। फिर उसके बाद स्कूल या हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा हो, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपका चलेगा, है ना। तो अब ये दोनों समझ में आ गए आपको कि नहीं? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो चारों चीज़ों अब आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी, है ना। एक तो यहाँ पर आर आर और सी आर, और यहाँ पर आर ई और सी ई, ठीक है। चारों शब्द आपको ठीक से समझ में आ गए कि नहीं आ गए, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो आर आर है वो सरकार नहीं लौटाती है, प्रॉफिट, टैक्स और फीस वगैरह, है ना। और जो सी आर है, बैंक, एलआईसी और बॉन्ड, इसको पब्लिक को लौटा देती है गवर्नमेंट, ठीक है। फिर राजस्व जो व्यय है वो क्या होता है? राजस्व व्यय कहाँ पर होते हैं? जैसे किसी देश को हम लोग मदद करते हैं यहाँ से, जैसे भूकंप आया था नेपाल में, तब मदद की थी इंडिया ने, तो वो राजस्व व्यय से जाएगा। श्रीलंका में भुखमरी, राजस्व व्यय से जाएगा। यूक्रेन में अभी हॉस्पिटलाइज की हम लोगों ने यहाँ पर मदद की है, तो वो भी कहाँ से जाएगा? राजस्व व्यय माना जाएगा उसको। और पूंजीगत व्यय किसको माना जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेस वे या एनएच हाईवे हम लोग बना रहे हैं वो, और बिल्डिंग कोई बड़ी बना रहे हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग, तो वो, और स्कूल या हॉस्पिटल निर्माण वगैरह हो रहा है, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। ऐसे किसान सम्मान निधि अभी जो चल रही है, ये भी आपकी किस में आएगी? ये भी आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर राजस्व घाटे की। भैया राजस्व घाटे में क्या आएगा? तो राजस्व घाटे में दोनों आय को और व्यय को, यहाँ पर राजस्व जो आय है और राजस्व व्यय है, इसको घटा देंगे। देखिए राजस्व आय मान लीजिए आपका कितना है? 100 है, और व्यय कितना है? 120 हो गया, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, तो देख लेते हैं भैया। ये हो गया आपका रिसिप्ट, आर आर,
और ये हो गया आपका आर ई। ठीक है, तो आर ई इसमें हमेशा ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको लग जाएगा घाटा 20 का, है ना। तो यही हो गया आपका राजस्व घाटा। ठीक, अब पूंजीगत घाटा, कैपिटल घाटे की बात हो रही है यहाँ पर, तो कैपिटल रिसीप्ट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें से कर लेंगे, है ना। अब कैपिटल जो आपकी रिसिप्ट है वो कम हो, मान लीजिए कितना है, ये हो 150 और ये हो जाए 200, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 का आपको घाटा लग जाएगा। तो ये कैपिटल जो घाटा है वो हो गया। ठीक, फिर सार्वजनिक घाटे की बात अब करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सार्वजनिक घाटे में क्या करते हैं, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, किसको, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट को, और फिर यहाँ पर एक तरफ जोड़ लेंगे किसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ पर सार्वजनिक घाटा निकल आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं राजकोषीय घाटा। तो राजकोषीय घाटा कैसे, फिजिकल डेफिसिट की कई परिभाषाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यही चीज़ है जो कि समझने वाली है। देखिए अब राजकोषीय घाटे में कोई क्या करता है ना, यही वाला फॉर्मूला लिख देता है सीधा सीधा सार्वजनिक घाटे वाला, है ना, ये गलत है। देखिए राजस्व घाटे में क्या होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों जुड़ेंगे। क्या जुड़ेगा, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। देखो समझने वाली बात है, यहाँ पर दूसरा कलर हम लोग, राजस्व व्यय ये है और पूंजीगत व्यय ये है, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर समझ लेते हैं अलग से। ठीक है, एक तरफ रख लीजिए आर आर और सी आर, ठीक है, और एक तरफ रख लीजिए आप आर ई और सी ई। ठीक है, तो ये मान लीजिए 100 हो गया, ये 110 हो गया। ठीक है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना मान लीजिए यहाँ पर 130 मान लीजिए, और ये मान लीजिए आप यहाँ पर 300। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 430। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 210। ठीक, अब बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। तो राजकोषीय जो घाटा है वो कैसे निकलेगा, सीधा सीधा यहाँ पर देख लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए आप पहले तो, है ना, तो 430। ठीक, और इसमें से इन दोनों को नहीं करते हैं यहाँ पर, है ना, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों को नहीं करते हैं, राजकोषीय घाटे में सिर्फ एक को लेते हैं, क्योंकि जो कैपिटल रिसिप्ट है ये तो इसमें जुड़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट जुड़ती है, तो -100 कर देंगे तो कितना निकलेगा आपका 330। ठीक है, तो ये निकला आपका राजकोषीय घाटा। इस पे गलती क्या कर देते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर ये 430 और ये 210 उठा लेते हैं। अगर 430 में से -210 कर देंगे तो ये तो फिर सार्वजनिक घाटा हो जाएगा ना। सार्वजनिक घाटा हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे ये है सार्वजनिक घाटा, है ना। अगर 430 में से सीधा सीधा कितना कर देंगे, ये वाला 210 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 330। तो ये 330 जो निकल के आया है ये राजकोषीय घाटा नहीं है, ये सार्वजनिक घाटा है ना। राजकोषीय घाटा कब होगा, जब सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट इसमें से माइनस होगी, है ना, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है, राजस्व आय मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इसी को यहाँ पर लिख लिया है, राजस्व प्राप्ति बराबर सार्वजनिक व्यय, क्योंकि देखिए ये सार्वजनिक व्यय के ये तो दोनों पार्ट है ना। तो ये भी आपको लिखा मिल जाएगा, तब भी कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर राजकोषीय घाटा आपको ऐसे भी मिल जाएगा, या तो कैसे, कुल व्यय लिखा होगा या गैर देयता आय लिखा होगा। तो कुल व्यय का मतलब क्या होगा, यहाँ पर राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और कुल देयता में आ जाएगा राजस्व आय प्लस जो निवेश किया है गवर्नमेंट ने वो, और लोन रिटर्न LR। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अगर आपको मिल जाएगा तो ये आपको ध्यान देना है। और जो फिजिकल डेफिसिट अभी है वो GDP का 6.5% है, ये भी हमें याद रखना है। बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, तो ये अभी नए नए डेटा जब आते रहते हैं तो उनको आप हमेशा की तरह बदल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और टर्म्स यहाँ पर आता है, मनी सप्लाई मैप जो होता है वो कैसे कैसे यहाँ पर देखा जाता है, मुद्रा आपूर्ति की माप कैसे की जाती है भारत में, है ना। तो बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो तरलता है और मौद्रिक स्थिति है उसका पता कहाँ से लगता है, तो वही यहाँ से लगता है, कहाँ से, मुद्रा आपूर्ति की माप से। तो मुद्रा आपूर्ति की माप में 4 चीज़ें आप लोग याद रखिए, फिर इसी से ही क्वेश्चन जितने भी बनेंगे घुमा फिरा के जैसे भी पूछेगा आप इसमें आराम से बता लेंगे। एक M1, M का मतलब यहाँ पर मनी है, ये याद रखना,
एम का मतलब क्या है, मनी, नहीं तो मैं M1 M2 बोलता रहूँ और आपको समझ में ना आए, है ना। तो M का मतलब है मनी से। देखिए M1 M2 M3 और M4 ये चारों याद रखने हैं, ठीक है। क्या करना है, इनको सबको याद रखना है। अब देखिए M1 में क्या है, लोगों का धन, जो आपके पास पैसा है वो किस में आएगा, M1 में आएगा। और बैंक की मांग जमा, मतलब मांग जमा मतलब क्या, सेविंग प्लस कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स भी इसी में आ जाएगा और करंट अकाउंट भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों अकाउंट भी जो भी आप चला रहे होंगे, जैसे मान लीजिए सेविंग अकाउंट का, जैसे पर्सनल व्यक्ति का किसी का अकाउंट है तो वो रहेगा सेविंग अकाउंट, है ना, सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट कौन सा रहता है, जैसे मान लीजिए कोई संस्थान है, मान लीजिए यही अपना अपना ही चैनल है, तो ये करंट अकाउंट इसका होता रहेगा, है ना। तो करंट अकाउंट कोई भी संस्थान वगैरह का होता है करंट अकाउंट, और आरबीआई में जो धन है वो सब। और M2 में क्या आएगा, देखिए सबके टर्म्स समझ लीजिए, तो फिर जैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा आपकी सारी समझ में आ जाएगा। M2 में आएगा ये M1 प्लस जो डाकघर का बचत जमा है ना, वो डाकघर में भी तो पैसा जमा होता है ना, तो वो हो जाएगा, तो वो आ जाएगा M2 में। फिर आपसे कभी पूछे M3 में क्या है, तो M3 में M1 प्लस जो बैंक में आप लोग FD कराते हैं ना, कई लोग 5-5 लाख की, कई 10-10 लाख की और 20-20 लाख तक की FD करा के रखते हैं, तो वो आएगा आपका M1 प्लस बैंक की FD, तो आपका आ जाएगा M3 में, है ना। और M4 में क्या आएगा, M3 प्लस डाकघर की कुल जमा। डाकघर की कुल जमा में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो कृषि भूमि वगैरह भी रहती है वो आ जाएगा, और जो मकान वगैरह होते हैं वो भी आपका इसी में आ जाता है। तो ये हो गया आपका M4 में क्या, M3 प्लस डाकघर की कुल जमा, ठीक है। चार चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी हैं, M1 में क्या रहेगा, लोगों का धन, मतलब आपके पास जो पैसा है वो, और बैंक में जो अकाउंट है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, वो आरबीआई के पास पहुंच जाएगा, तो ये आ गया MBI, ठीक है। M2 में M1 प्लस डाकघर में जो बचत जमा है, जो डाकघर में आपका अकाउंट से वो, तो वो आ जाएगा आपका M2 में। फिर M3 में क्या आ जाएगा, M1 प्लस बैंक का FD वगैरह जो करवा रखा है वो M3 में आ जाएगा। और M4 में क्या आ जाएगा, M3 प्लस डाक की कुल जमा। तो अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर कौन से में रहेगा, तो वो रहेगा M4 में, है ना, सबसे ज़्यादा, ठीक। और सबसे कम रहेगा M1 में। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए M1 और M2 जो है ना, दोनों को मिला के संकुचित मुद्रा कहते हैं, मतलब नैरो मनी, ठीक है, छोटी मनी कहते हैं। और M3 और M4 को मिलाकर क्या कहते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में ये, तो आपको सीधा सीधा कोशिश करना है। M3 और M4 में क्या होगा, विस्तृत मुद्रा होगी, मतलब ब्रॉड मनी की बात की जाएगी, तो इन दोनों को मिला के होती है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए, पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसी तौर पर लिखा है। फिर बात करते हैं M1 को क्या माना जाता है, लेन देन के लिए सबसे ज़्यादा तरल और आसान माना जाता है, क्योंकि भैया देखिए जो पैसा है ना, आप लोगों का जो धन है, मान लीजिए आप पैसा लेके कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए कोई आप मोबाइल खरीदने गए, है ना, तो मोबाइल आप सीधा पैसे से लोग दोगे तो तुरंत आपको मिल जाएगा। और एक मान लीजिए आप M4 की मनी यूज़ करोगे, तो उसमें तो आप मान लीजिए कोई 1 कट्टा ज़मीन लिखवा दीजिए, है ना, तो इससे मोबाइल मिल जाएगा क्या। तो सबसे ज़्यादा तरल माना जाता है और सरल माना जाता है वो M1 को माना जाता है, और M4 को क्या माना जाता है, सबसे कम तरल। वही बात जैसे मोबाइल वाला हम लोगों ने ऑप्शन लिया है, तो M1 मनी है जो, M1 मनी से आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो बहुत सरल है, क्योंकि आपके हाथ में पैसा है। और M4 से अगर आप जाओगे, मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है, तो उससे मोबाइल थोड़ी खरीदा जा सकता है ना। तो वो है आपका M1 सबसे ज़्यादा तरल होता है और M4 सबसे कम तरल होता है। फिर बात करते हैं कि M4 जो है मुद्रा आपूर्ति का सबसे व्यापक माप है, ठीक। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इतने ही इससे तैयार किए हैं। तो ये हमारा आज क्या हो गया, बजट, ठीक है। अब हम इससे ही संबंधित आगे की जो चीज़ें हैं वो आगे पढ़ेंगे, जैसे टैक्सेशन जो होता है ना, वो वाला चैप्टर अब कंप्लीट करेंगे। और धीरे धीरे फिर बैंक में जाएंगे और उसमें देखेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, ये सारे टर्म्स जो है ना पूरे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की जो क्लास है ना, छोटी सी है लेकिन समझने वाली थी, तो आज की जो क्लास है उसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।